दोस्तों, आज हम आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए गए हैं जो विभिन्न लेखकों ने नाम किए हैं। डॉक्टर गिरियर्सन ने चारण काल कहा है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल इन्होंने भी कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो आदिकाल कहते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारण काल या संधि काल कहते हैं। और इसका दूसरा प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? बीज वपन काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। ये आश्रम पद्धति पर उक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस पर हम डी से शुरू करते हैं। वीरगाथा काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, सही है। संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, सही है। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, बीज वपन काल मिश्र बंधु, ये गलत है। बीज वपन काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ये युग्म सही नहीं है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम दिया है। चौथा प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और इस पांचवा प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन। एक क्वेश्चन को कई प्रकार घुमा के पूछा गया है इस पे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया है इसको भी। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम बताइए? राहुल सांकृत्यायन। 10 नंबर प्रश्न हम पढ़ेंगे, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल दिया है। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया? ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे इसके। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो इसका गद्य काल नहीं है, बाकी वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, चारण काल और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। चारण काल नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। प्रश्न नंबर 16 है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो मिश्र बंधु विनोद ने दिया है। बाकी डॉक्टर ग्रियर्सन चारण काल कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं। अब ये मिलान का क्वेश्चन है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोड का सही विकल्प चुनिए। तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है,
चौथा हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। इसका तीसरा हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने को प्रारंभिक काल कहा है। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। यहाँ देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने अप्रारंभिक काल कहा है। 18 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा किया है। और देखते हैं नीचे से इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार व्यक्त किया है। गद्य का आविर्भाव संवत जो है 1900 से 1925 है। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान 1925 से 1950 तक इसकी समय सीमा है। गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 तक है। गद्य साहित्य की वर्तमान गति तृतीय उत्थान 1975 से है। 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है। इस प्रश्न से संबंधित इसकी व्याख्या नीचे दी गई है। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, इनमें पाली जिसको प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ पाली भाषा पहुँची है और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी। प्राकृतिक भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्री प्राकृत का प्रधान रूप है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। कुमार रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया है कि दलपति विजय ही कुमार रासों का कवि है। ढोला मारू का दूहा के कवि कल्लोल हैं। ढोला मारू दूहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गया था। प्रश्न नंबर 21 है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इस पे 22 नंबर प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारू का दूहा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके नीचे ढोला मारू दूहा के नीचे बताया गया है। ढोला मारू दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दूहा गड़ा पुराणा अछई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुल सरायवाचक के कुल चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया गया है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए? तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास है।
शालिभद्र सूरी की रचना का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली के रचित चरित्र का वर्णन है। पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरितरास के रचयिता शालिभद्र सूरी नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो पतंजलि ने किया है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं थे। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। व्याख्या है अवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, जिसे ग्रामीण अपभ्रंश भी कहा जाता है, के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार अधमाण या अब्दुल रहमान, जिनकी कृति है संदेश रासक, दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर, विद्यापति की कीर्ति लता आदि है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो कबीर हैं। नहीं, गलत है, सरहपाद है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुभद्र था और उनके सरहपा, सरोज, वज्र, पद्य तथा पद्यव्रज नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा को, जो आरंभिक हिंदी है, प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो ये गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं इनको। सिद्धों का प्रथम कवि सरहपाद को मानते हैं। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने माना है। राहुल जी ने, अर्थात पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? सरहपाद को। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपाद है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने माना है इनको। सहजयान के प्रवर्तक हैं, बताइए इसमें? सरहपाद हैं, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। इससे संबंधित नीचे कथन दिए गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है
इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा की पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यदि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। प्रश्न नंबर 37 है आपका, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मंजू को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर आपका, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? राजा मंजू को, जैसा कि नीचे अभी व्याख्या में बताया गया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। इनसे संबंधित देखते हैं। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते गए हैं। स्वयंभू देवकृत पौंचर्यु 5 कांड और 83 संधियों मतलब सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, टीजीटी में पूछा गया है 2013 में। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू थे। स्वयंभू की कृति का नाम क्या था? पौंचर्यु था। ठीक है। पौंचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो पौंचर्यु में लिखा है। पौंचर्यु स्वयंभूकृत चरित्र काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक ओर भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीताराम से कहती है कि आज मैं अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता है अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता है।
इस श्रेणी में धर्मपाल द्वारा रचित भविष्यत्कहा का नाम उल्लेखनीय है। अपभ्रंश का भभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को माना जाता है। 48 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पामचरिव नहीं है, क्योंकि पामचरिव स्वयंभू है। बाकी पुष्पदंत की रचनाओं की बात करें तो इसमें 3 रचनाएं हैं, महापुराण, जयकुमार चरिव, जसहर चरिव। पौमचरिव पुष्पदंत की रचना नहीं है, बल्कि यह स्वयंभू की रचना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इनकी 2 अन्य रचनाएं ऋठणेमी चरिव तथा स्वयंभू छंद हैं। पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जयकुमार चरिव तथा जसहर चरिव। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो महापुराण नहीं है, पौमचरिव है, स्वयंभू छंद है, ऋठणेमी चरिव है, ये सब रचनाएं हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य रचना करने वाले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। एक दोहा प्रसिद्ध है, बाद में सुनाऊंगा। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने तथा गजल इत्यादि। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य साधारणतः मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थीं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20 से 21 ही उपलब्ध हैं। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो राउरवेल है। शिलांकित कृति राउरवेल है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों, वो चंपू काव्य कहलाता है। इसकी रचना राउरवेल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राहुल के संदर्भ में सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया था। इस कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। राउरवेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राउरवेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य, अर्थात गद्य पद्य को चंपू काव्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण से संबंधित क्वेश्चन नीचे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी पुस्तक से सिद्ध होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी। उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है व्याकरण। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा।
डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। ये शैलियाँ हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों में के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रजभाषा में विलय हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते थे, वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ चारणों पाठों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्तिकाल और रीतिकाल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज है, खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो डिंगल पिंगल में। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य का है।